बड़ी खूबसूरत है, इससे प्यार करें, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करें, सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी आपकी, थोड़ा सब्र करें और थोड़ा सा तो एतबार करें। और एक ऐसे ही बड़ा सब्र रखने वाले, बहुत ही प्यारी आवाज़ से नवाजे हुए बहुत ही प्यारे सिंगर हैं हमारे साथ प्रकाश जी। थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर कमिंग टू रेडियो अड्डा। प्रकाश जी की सिंगिंग मैंने सुनी है, उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है और एक जुनून है उनका, मतलब सिंगिंग को लेके। कैसा रहा ये सफ़र आपका और किसने मोटिवेट किया आपको इस सफ़र के लिए और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई सर? देखिए, मैं कोल्हापुर मेरा नेटिव प्लेस है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैं वहाँ से पला पड़ा हूँ। बचपन में 6-7 साल का था तो मेरे पिताजी, उनको ना भजन का बड़ा शौक था, मंदिरों में जाके भजन गाते थे। उनका पूरा ग्रुप था, सर्कल था पूरा, उनके प्रोग्राम चलते रहते थे। जब भी हमने थोड़ा सा उनके प्रति थोड़ी इच्छा जताई कि भाई चलो हम भी गा सकते हैं, तो उन्होंने हर हफ्ते हमें, मतलब गुरुवार के दिन रात को पक्का था प्रोग्राम कि भजन में जाना है हमें। तो वहाँ से थोड़ा सा ये मोटिवेशन चालू हो गया। गाना क्या था हमें पता नहीं था, भजन गाना मतलब सबके साथ मिलकर गाना होता है। फिर बाद में आवाज़ अच्छी आने लगी तो लोगों ने बोला चलो इसको गाना सिखा देते हैं। थोड़ा सा सिखा लिया, उस ट्रूप में कोई ग्रुप में अच्छे गाने वाले थे, उन्होंने गाना सिखा दिया। मैं कोई मतलब बेसिक ऐसा कोई विशारद नहीं हुआ, कोई सिंगिंग मैंने सीखी नहीं है, लेकिन इनसे ऐसा इंस्पायरेशन होते होते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ पूरा ऐसा ऐसा। इतने सारे सिंगर हैं, आप पता है आप मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, रोज़ एक नया टैलेंट यहाँ पे आते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी है आपकी सिंगिंग में जो बाकी सिंगर से आपको अलग करती है? देखो, अपने बारे में ज़्यादा बोलना मैं अच्छा नहीं समझता, फिर भी बताना चाहूँगा कि मेरा क्या है कि मैंने समझो कि 10 लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उनसे जो बात सुनी है मैंने इतना ही सुना है कि मेरी वॉइस की थ्रो जो है ना सिंगिंग करते हुए बहुत अच्छी लगती है उनको। मैं मेरे नेचुरल आवाज़ में गाता हूँ, मैं किसी का आवाज़ निकालने की कोशिश नहीं करता। जो भी है, किसी के भी सॉन्ग हो, मैं उसी के टोन में थोड़ा सा, लेकिन अपनी नेचुरल आवाज़ में गाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा थ्रो, उसकी हरकतें, उसके बारका भी जो बोलते हैं, या फिर शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितने भी उसमें छोटी चीज़ें रहती है उसको मैं बारीकी से उसका स्टडी करके उसमें गाने की कोशिश करता हूँ। तभी लोगों को पसंद आती है। और मेरे इसमें मैंने देखा है मेरे प्रोग्राम शोज़ में कि रिपीटेड क्राउड ज़्यादा रहता है मेरा। लोग आते हैं बस जैसे नाम, मतलब लोग पसंद करते हैं आपकी पसंद कर रहे सिंगिंग हैं। और मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि कभी कभी मैं जाता हूँ कहीं, अभी कोई एरिया में जा रहा हूँ, मैं ठाणे में रहता हूँ, ठाणे में जाता हूँ तो सामने से आके अरे प्रकाश जी कैसे हो, मुझे उनका नाम पता नहीं होता है, लेकिन अरे आपको ये काशीनाथ घानेकर में यहाँ देखा था हमने, गडकरी में देखा था आपको, वहाँ पे आप सिंगिंग के लिए आए थे, बहुत अच्छा गाते हैं आप, धन्यवाद करते हैं, बस ठीक है। वो अच्छा लगता है, दिल को सुकून नहीं, मैंने भी आपको सुना है लाइव सिंगिंग में और आपकी क्या आवाज़, और सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ आवाज़ की बात नहीं, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है जो कनेक्ट करती है ऑडियंस का। और मुझे लगता है कि एक सिंगर के लिए सिर्फ सिंगिंग नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ और किस तरह से आप उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जोड़ने का काम करती है आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, या ज़िंदगी के किस दौर से आप गुजर रहे हैं, वो अच्छा समय है या बुरा समय, आप सब भूल जाते हैं और सिर्फ वो संगीत आपके कानों में रह जाता है। बिल्कुल। पहले जो संगीत होते थे वो हमारे समाज का सच्चा आईना होते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, उस समय का गाना है जब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत में ऐसी निराशा फैली हुई थी और उस समय प्रदीप जी ने ये गीत लिखा, लता जी ने निभाया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के गीत अभी भी बनने चाहिए? क्यों नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन बनते नहीं है जी। ये मतलब आज के तारीख में आप देखो गाने कहाँ बन रहे हैं, अच्छे गाने बन रहे हैं ना, कहीं मूवीज़ चल रही है। मूवीज़ 1 या 2 हफ्ते की मूवी रहती है आज की, कोई भी कितना भी बड़ा स्टार कास्ट हो, 1 या 2 हफ्ता। क्योंकि पुराने ज़माने की बातें अलग थी, अभी के ज़माने की बातें अलग है। 15 साल पहले तक फैमिली के साथ मूवी देखने जाना, फादर मदर और सब बच्चे हम चले जाना, वो एक बड़ा पैशन हुआ करता था। आज किसी का समय है यहाँ पे बताइए? छोटे शहरों में चलो ठीक है मानता हूँ, लेकिन बड़े शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। तो इससे ना कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती जा रही है सारी चीज़ों से, तो मेरा मानना है। और मूवीज़ वैसे नहीं बन रही है आज की तारीख में। गाने भी आप देख लीजिए कितने वल्गैरिटी आई है गानों में। वल्गैरिटी की वजह से मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ है ना, यंग जनरेशन को कैसे हम लोग उसको थोड़ा सा प्रफुल्लित करें उसके प्रति ये लोग ध्यान दे रहे हैं, बस बाकी अदरवाइज कुछ नहीं। मेरे हिसाब से वैसे गाने नहीं बन रहे जो पुराने बनते थे। पुराने राइटर्स बहुत अच्छे थे, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, समाज के माध्यम से, समाज में जो चल रहा है उसके ऊपर उनको लिखना आता था। आज वैसे मेरे हिसाब से लोग बचे भी नहीं ज़्यादा, कुछ गिने चुने लोग हैं जो चल रहे हैं आज की तारीख में। अच्छा, उस तरह के जब हम गाने सुनते थे वो हमारे भावों से जुड़े होते और जैसा हम फील कर पाते थे उस तरह के गाने हम देखते थे कि हम सुनते थे और हम उसी तरह से उस चीज़ को जीने लगते थे। तो लता जी के गाने हो, किशोर दा के गाने हो, पंचम दा के गाने हो, आज सालों साल से 50 साल से हम सुनते ही आ रहे हैं। और आज भी मुंबई में इतने सारे शोज़ होते हैं जो स्पेशली उनको डेडिकेट किए जाते हैं। लेकिन आज ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनको हम डेडिकेट कर सकते? नहीं, उनको हम इतने सालों से निभाते आ रहे हैं। वो आवाज़ें आज भी हमें पसंद आती हैं, वो भाव आज भी हमें अपनी भावनाओं से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जब लिखे गए थे। उसके बारे में एक बात करना चाहूँगा। पुराने ज़माने में क्या था, प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं थे ज़्यादा लोगों के पास।
और इनकी क्वालिटी इतनी हाई लेवल की और इतनी सॉलिड थी कि इनके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था लोगों के पास। जितने मतलब म्यूजिक डायरेक्टर होंगे पुराने ज़माने में वो इनको ही प्रेफर करते थे कि इनसे वो एक टीम बन गई थी पूरी। म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी हो, लेकिन सिंगर्स ये जो पर्टिकुलर किशोर दा हो, मोहम्मद रफी साहब हो, मुकेश जी हो, लता हो, आशा जी हो, या उनकी फैमिली में जो भी जितने मेंबर्स, वो सारे वहीं चलते थे। जो दूसरे सिंगर्स आए, चलो ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा इनके जैसा काम नहीं करा, क्योंकि इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि उससे वो कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, कि सारे म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको बहुत अच्छे से हर उनके लकब से, उनकी आवाज़ से, या फिर जैसे डिमांड जो एज पब्लिक की जो डिमांड है उसी हिसाब से उनको सामने दे दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी नहीं पड़ी। अच्छा, जैसे आप सिंगर हैं, लेकिन आपने जो आपकी प्रायोरिटी दी, सबसे पहले आपने अपने बिजनेस को दी, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है बीइंग अ मैन, क्योंकि आपको एक फैमिली भी देखनी है। लेकिन आजकल बच्चे अपने जुनून के पीछे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते और कई बार शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे से अगर मेरी बात करें, अब तो मेरी फैमिली में मैं वैसे छोटे प्लेस से था, मैं कोई मतलब मुंबई में काफ़ी बाद आ गया मैं। छोटे प्लेस में क्या होता है, नॉर्मली पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, आपको बनना है कुछ, फिर कोई गवर्नमेंट जॉब दो या बिजनेस उसको आगे बढ़ाओ, आप उसमें करो। अगर कल उठ के गाना ही गाएगा तो उसमें कोई इनका करियर नहीं होने वाला, टाइम बर्बाद हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये थिंकिंग थी। स्पेशली मेरी मदर की थी, ऑनेस्टली बताऊं तो। अच्छा। मेरे फादर मोटिवेट करते थे हमेशा। हाँ। खुद अच्छे सिंगर रह चुके हो और वो भजन बहुत अच्छा गाते थे मेरे फादर। मराठी भजन जो हमारे बीइंग अ महाराष्ट्र हम लोग उसी में पले पड़े, तो उनका मैं थोड़ा सा पैशन लेके आगे बढ़ा हूँ। शादी के पहले तो ठीक है, शादी के बाद थोड़ा सा बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, एक 8-10 साल 10-12 साल वो थोड़ा सा उसमें चला गया, लेकिन सिंगिंग, सुनना या गाना मैंने छोड़ा नहीं। अगर प्लेटफॉर्म पे या कहीं जाके स्टेज पे ना गाऊँ, लेकिन मैंने वो सब चीज़ें करी थी। मुंबई शिफ्ट होने के बाद मुझे वापस थोड़ा सा चांस मिल गया, तो वहाँ से वापस शुरुआत करी मैंने। क्या बात है। तो मराठी गाना भी आप गाते हैं, कुछ थोड़ा सा मराठी में हो जाए? मराठी बीइंग, देखिए मैं मोहम्मद रफ़ी का मतलब उनको भगवान मानता हूँ। मोहम्मद रफ़ी मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके मैक्सिमम गाने उनके गाता हूँ। उनका एक एल्बम था शोधिसी मानवा, जो बड़ा फेमस और सबको पता है। मैं शोधिसी मानवा राउळी मंदिरी नांदतो देवहा आपुल्या अंतरी शोधिसी मानवा राउळी मंदिरी। क्या बात है। इस गाने के बारे में एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया था, लेकिन ये गाना गाने के पहले वो हमारे जो हिंदू मंदिर है या फिर वहाँ के जो चलाने वाले उसके जो ट्रस्टीज या फिर जो उसको ऑपरेट करते हैं उन लोगों से जाके मिले। अच्छा। उन्होंने उनको पूछा कि मराठी सॉन्ग में, अगर मुझे मराठी सॉन्ग में भी गाना है, कोई किसी ने अच्छा गाना लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनको बोला गया कि मुझे भाव लाना है, उसमें भाव कैसे लाऊं मैं? हाँ। तो उन्होंने बोला आपने क्या पढ़ा है बताइए। तो बोले मैंने सारा पढ़ा हुआ है, मैंने महाभारत पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, भाव है उसमें। तो उनको बोला आपने ज्ञानेश्वरी पढ़ी है, जो मराठी हमारी जो हमारा मतलब बड़ा ग्रंथ वही माना जाता है। तो नहीं बोला, क्योंकि ये गाने के जो बोल है ना, ज्ञानेश्वरी के इसे अध्याय के वही से लिए हुए हैं पूरे। अच्छा। और उसी से गाना बना था और बहुत ही मतलब फेमस हुआ था ये गाना, उनका एल्बम। ग्रेट, बहुत प्यारी आवाज़, और मुझे लगता है जिन्होंने भी सुना होगा सबको बहुत प्यारा लगा होगा। और अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। डेडिकेशन। लिखे जो खत तुझे या नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। लिखे जो खत तुझे। योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। स्ट्रेंथ बोले तो विल पावर, मैं बड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग लेके चलता हूँ हमेशा। और वीकनेस क्या है, मैं किसी का सुनता नहीं, कुछ अपने मन की करता हूँ, जो मुझे सही लगे। वो गलत भी होना तो मुझे लगता है वो सही में करता हूँ हमेशा। ग्रेट, हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। बिल्कुल। नदी का किनारा, और करो मन की, करो मन की। नदी का किनारा, पहाड़ों की वादियाँ। पहाड़ों की वादियाँ कभी भी। अच्छा, पहाड़ों की वादियाँ ही क्यों? देखिए क्या है, मैं जिस प्लेस से हूँ, हमारा पूरा मतलब जंगल क्राउड एरिया। कोल्हापुर तो बड़ा ब्यूटीफुल शहर है हमारा, खाने पीने की भी है, और आसपास में इतने जंगल घने बड़े। बचपन से जंगल घूमने का बड़ा शौक था मुझे। मैं हाइकिंग ट्रेकिंग का भी बड़ा करा हुआ है कॉलेज के ज़माने में मैंने। तो उस टाइम पे मैंने ना माउंट एवरेस्ट बेस का मैंने ट्रेक करा था। तो उसके बाद मुझे जो वहाँ की जो एक बार किसी को लत लगती है ना, तो लत लग गई। अच्छा। आज की तारीख में इंडिया के कोई ऐसा मेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं, मैं सारा घूम के आया हूँ पूरा। अरे वाह। बचपन से लेके मुझे इसका शौक है पूरा। वादियों में घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम जाते हैं कहीं घूमने, तो मैं तो अपना बैग उठा के कहीं 4-5 घंटे के लिए ऐसा पैदल घूमने के लिए, मतलब प्रकृति में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रेट। वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ? जब भी मुंबई शिफ्ट हुआ, मैं आ गया,
कुछ इश्यूज हुए थे मेरे, वेरी ऑनेस्टली विथ यू, फैमिली इशू थे या बिजनेस इशू थे मेरे, तो मैंने सोचा कि अपने आप को वापस एक बार रिक्रिएट करना है। तो मैं मुंबई आ गया। तो शुरुआत के 4 साल मैंने मुंबई में जो स्ट्रगल करा, देखो मुंबई सबको सिखाती है, मायानगरी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते इसको, आपको इजीली कुछ नहीं मिलता। तो वो जो 4 साल मैंने निकाले वो बहुत ही हालात मेरे, मतलब मैंने क्या क्या करा उस दौरान 4 साल में सेटल होने के लिए, अपने आप को खुद को वापस प्रूव करने के लिए, तो वो कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं वो चीज़। वो आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का। बिल्कुल। बहुत सारा पैसा या बहुत सारा सुकून? बहुत सारा सुकून। बहुत सारा सुकून, ज़रूर, सुकून बड़ी चीज़ है। और आपकी सबसे अच्छी बात आपकी, और दूसरा आपकी सबसे बुरी हैबिट? देखो अच्छी बात तो मैं फूडी हूँ, अच्छा मुझे खाना बहुत पसंद है, वाह, खाने का बहुत शौकीन हूँ मैं जी। और अगर एक अच्छी बात बोले और कि आपको बुरी बात चाहिए, अभी बुरी बात में मैं क्या कह सकता हूँ, बुरी बात वैसे मेरे अंदर की बात कर रहे हो आप तो। हाँ। मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स करी हुई है, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचा हूँ, कुछ ट्रॉफीज़ है मेरे पास, कभी सेकंड प्राइज ही है, वो सारा मैंने करा हुआ है पूरा। इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई मुझसे थोड़ा आगे जा रहा है तो थोड़ी जेलसी होती है मुझे, वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे ऐसे कंपटीशन, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है तो हल्की कॉम्पिटिटिव जेलसी फीलिंग होती है होना ना, भी जरूरी तो है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा वो ड्रॉबैक है या फिर मेरी एक बैड हैबिट है, ऐसा मान के चलो, कोई बात नहीं, थोड़ी जेलसी होती है मुझे ऑनेस्टली। ग्रेट। और अभी तक जो आपका सिंगिंग का सफर रहा, उसमें अभी तक आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या रही है सिंगिंग को लेके? मैम देखिए, मैं प्रोफेशनल सिंगिंग थोड़ा से शोज अभी कर रहा हूँ पूरे, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या ऐसा नहीं कि कहीं प्लेबैक करा वगैरह, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। लेकिन जहाँ तक मुझे ये सब बैनर्स के नीचे काम करने के लिए जो मज़ा आता है, मैं जो कर रहा हूँ आज की तारीख में, मुझे सुकून मिलता है। मैं देखिए, मेरा फैमिली टेंशन हो या बिजनेस टेंशन हो या बाकी कोई भी हमारी आज की तारीख में इंसान कोई इतना ईजी और इतना सुखी भी नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती है, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन आज इस संगीत में निकलता है पूरा मेरा जी। और मैं उसी के लिए संगीत में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता हूँ। वहाँ एक बार मैं माइक पकड़ा या मैंने गाना गाया या फिर मैंने कुछ भी उसके प्रति करा ना, तो उसमें मुझे जो मेरा मेंटल पीस मिलता है मुझे ना, वो सबसे बेस्ट है, वो दवाई से भी बहुत अच्छा मिलता है मुझे। सच में संगीत एक दवाई का ही काम करता है, और जिसे इस चीज़ का जुनून है वही जानता है कि ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी को सुलझा देता है। संगीत में वो सुकून है जो ज़िंदगी को एक राह भी देता है। तो एक चीज़ मैं चाहूँगी, आप इतने अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी सोच है, कैसा गाना जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, उसकी 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे। देखो एक गाना मुझे, मैंने बोला रफ़ी साहब को मैं हमेशा बड़ा ये रहा हूँ, और मुझे इस जो पर्टिकुलर गाना है, मैं एक आलाप उसकी 2 लाइन ऊपर की पहले सुना देता हूँ आपको। वो गाने ने मुझे ना इतना बड़ा मतलब एक ऐसी जम दे देना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो गाना मेरे से जो जब भी किसी ने गवाया या फिर बोला कि आप ये गाना ले लो, तो वो गाना मुझे मेरे लिए एक माइलस्टोन बन गया, ऑनेस्टली बताऊँ तो। जी। जंजीर फिल्म का गाना है, अमिताभ बच्चन और उसमें जया बहादुरी जी थी। तो एक गाना उसमें बहुत बढ़िया जो प्यारा है, जो मुझे बड़ा पसंद है, मैंने काफ़ी बार इसको गाया हुआ है, लोगों ने बड़ा पसंद करा है उसको जी। मैं 2 लाइन सुना देता हूँ आपको आलाप की जो शुरुआत में। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। बस मोहब्बत भरी एक नजर। 2 बातें इसमें हुई, मैं आपको बता दूं। अभी एक महाराष्ट्र आइडल हुआ था 2024 में, सेमीफाइनल तक गया था, फाइनल में मेरा नॉमिनेशन नहीं हुआ उसमें, पता नहीं अभी उसमें मैं कहीं कम होगा इसलिए शायद नहीं हो पाया। तो ये गाने ने मुझे उसमें सपोर्ट दिया और इस गाने की वजह से मैं सेमीफाइनल में गया था। क्या बात है। वो ये चीज़ है कि कोहिनूर वॉइस ऑफ इंडिया उसको टाइटल उन्होंने दिया हुआ है, और उसका फाइनल अभी आने वाले कुछ दिन में हुए, उसका सब तैयारी चल रही है बड़े पैमाने पर। अरे कंग्रेचुलेशन सर इसके लिए पहले से ही। और एज ए सिंगर आप जो हमारे क्रिएटिव बच्चे हैं या हमारा जो समाज है जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या एक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि देखिए सिंगिंग हो चाहे एक्टर हो, ये सभी लोग आर्टिस्ट हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। या अगर आपका कोई बैक है, अगर आपकी बैक नहीं है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सपनों को पूरा करना। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन जो आज की है ना, इनको है ना शॉर्टकट चाहिए, जो सबसे ख़राब चीज़ है मेरे हिसाब से। उम्र के जिस लिहाज पे हम खड़े आज की तारीख में तो देखते थोड़ा सा, तो बच्चों को है ना बहुत ही जल्दी अचीवमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, आपको उसके प्रति काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो भगवान की मूर्ति तब बनती है, उसके ऊपर काफ़ी मतलब हथौड़े बैठते हैं तभी मूर्ति बन जाती है।
और लोगों को तो सालों क्या जिंदगी लगती है लोगों को बनने में। तो जी। आज की जनरेशन में ये जो ट्रेंड है पूरा कि छोटी छोटी चीज़ों के लेके अपसेट होना, या फिर उनके पास बिल्कुल, देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए उनके लिए, बिल्कुल। वो कहीं दिखती नहीं उनमें। कुछ बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो डेडिकेशन देके करते हैं उसमें पूरा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए आज की तारीख में तो हर फैमिली में यही प्रॉब्लम है कि बच्चों के प्रति आज की तारीख में वहाँ पे कोई प्रॉपर, मतलब उनके देखो क्या होता है, एक तो माँ बाप को अपने बच्चों को ट्रीट करने के लिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जब से जी। नेट आया ना तो जितनी गलत चीज़ें उसका इस्तेमाल हो गया, जी। अच्छी चीज़ें बहुत कम लोगों ने ली नहीं उसकी। नेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर बहुत पूरी दुनिया में हम कनेक्ट हो गए, पूरा दुनिया में क्या चल रहा है सबको पता लग गया। इसमें हुआ क्या कि जब से नेट आया, मेरा जो मानना है, मैं जो एज अ सिंगर या फिर हम देखते रहते हैं उसमें, मैं बता दूं आपको, हमारी जो संस्कृति है ना उसको बड़ा घाव बैठा है उसके ऊपर, हाँ, ये सही नेट की वजह से। जी। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि बाहर का कल्चर हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। इंडियन कल्चर को उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। सबसे पहले जो बचपन से हम आते थे वो एक सीख घर में दी जाती थी, वो एक संस्कार थे, वो हम जिस प्रकार से चलते थे वो आज के माहौल में ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं है, क्योंकि इंसान से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा एक मोबाइल चीज़ आपको एक खिलौना देकर रखा हुआ है। आज लोग कितने इन्वॉल्व है, कितनी चीज़ें होती है, सुसाइड तक हो गया कि मुझे मोबाइल नहीं मिला, बच्चों ने सुसाइड कर दिया, कितनी चीज़ें आप देख रहे हो उसमें। तो ये चीज़ें खराब है, छोटी उम्र से है, छोटी उम्र से बच्चों को ये सब चीज़ें, तो वो थोड़ा सा मतलब ये एक कलाकार पे डिपेंड करता है, या एक इंसान पे, या वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है कि उसे कौन सी राह अपनानी है। जैसे दो रास्ते होते हैं ना, तो एक जंगल की तरफ जाता है और एक आपके सफ़र की तरफ, लेकिन जंगल की तरफ जाकर उन कठिनाइयों से गुजर कर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्शन में नहीं पड़कर अपनी सही राह जो पकड़ता है और उन संघर्षों से जो आगे बढ़ जाता है वही अपने मुकाम को पाता है। तो बस उनका यही कहना है कि इसी तरह से आप आगे बढ़िए, अपने जुनून को बरकरार रखिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी और सफलता आपसे कभी दूर नहीं हो सकती। मेहनत करने और मेहनत ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू रेडियो अड्डा।